हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। इन्होंने अपनी जो 4 जनवरी को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट ड्यू थी, उसको टाइम पे कर दिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें वोडाफोन आइडिया का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेलीकॉम पैकेज की, तो सितंबर 30 को वोडाफोन आइडिया के ऊपर 1,94,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा था। इसमें से 1,70,000 करोड़ से ज्यादा इन्हें गवर्नमेंट को पे करना था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम पेमेंट्स के लिए। और ऐसा माना जा रहा था कि शायद वोडाफोन आइडिया इन पेमेंट्स को नहीं पे कर पाएगा और ये बैंकरप्ट हो जाएगा। और इसकी वजह से हमने देखा था कि जिन बैंकों ने वोडाफोन आइडिया को लोन दे रखा था, उनके भी शेयर्स काफी गिरे थे क्योंकि माना जा रहा था कि उनकी भी पेमेंट वोडाफोन आइडिया नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में टेलीकॉम कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक टेलीकॉम पैकेज अनाउंस किया था। इस पैकेज में क्या-क्या बेनिफिट दिए गए थे? तो इसमें 3 बेनिफिट्स दिए गए थे प्राइमरली। पहला था कि जो भी एजीआर और स्पेक्ट्रम पेमेंट्स की जो अमाउंट ड्यू थे गवर्नमेंट को, उनको गवर्नमेंट ने उनके ऊपर 4 साल का मोरेटोरियम दे दिया था। यानी कि 4 साल के लिए उनको पोस्टपोन कर दिया था कि भाई 4 साल तक आपको हमें एजीआर और स्पेक्ट्रम पेमेंट के लिए जो पैसा ड्यू है वो देने की जरूरत नहीं है। 4 साल बाद आप पे करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये था कि जो बैंक गारंटीज दी हुई थी इन पेमेंट्स के लिए गवर्नमेंट को, उसको रिड्यूस कर दिया गया था। और तीसरा ये ऑप्शन दी थी गवर्नमेंट ने कि जब ये पेमेंट्स अब 4 साल बाद ड्यू होंगी, तो इनको शायद इनके बदले में गवर्नमेंट वोडाफोन में इक्विटी भी ले सकती है। तो इस टाइप का टेलीकॉम पैकेज अनाउंस किया गया था और उससे वोडाफोन को बहुत फायदा हुआ था क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल इनके पास 1,70,000 करोड़ से भी ज्यादा गवर्नमेंट का ड्यू था। उसमें से 1,00,000 करोड़ इनको आने वाले 4 साल में पे करना था, यानी कि लगभग 25,000 करोड़ हर साल पे करना था। तो इस टेलीकॉम पैकेज से इनको काफी ज्यादा राहत मिली क्योंकि इनका इमीडिएट जो कैश फ्लो आउट जाना था वो इनका बच गया। यानी कि अभी जो इनकी कैश की इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी उससे बच गए। लेकिन फिर भी 23,400 करोड़ इनको बैंक्स और दूसरे इंस्टीट्यूट्स को देना था, वो अभी भी ड्यू था क्योंकि उनके लिए कोई भी पैकेज इनको नहीं अनाउंस किया गया था। यानी बैंकों ने नहीं बोला था कि भाई आप हमें डिलेड पेमेंट करो। उनकी जो भी पेमेंट्स थी वो ड्यू थी। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो 23,400 करोड़ वोडाफोन आइडिया को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को देना था, इसमें से 30 सितंबर तक इनको लगभग 9,732 करोड़ पे करना है। और उसमें से भी इमीडिएट जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो थी 6,400 करोड़ की, जो कि इनको मार्च तक पे करना था। तो इसमें जो पहली ड्यू थी पेमेंट वो थी दिसंबर 2021 में 1,500 करोड़ की, जो कि वोडाफोन आइडिया ने टाइमली पे कर दी थी। हालांकि इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि किसको ये पेमेंट की गई थी, बट मीडिया में ये न्यूज थी कि ये पेमेंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को पे करनी थी और इन्होंने टाइमली पे कर दिया था। और उसके बाद हमने देखा था कि वोडाफोन आइडिया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों के ही शेयर अच्छे से भागे थे। और अब अगर बात करें रिमेनिंग अमाउंट की, तो इनको 4,000 करोड़ पे करना है जनवरी में और 500 करोड़ पे करना है फरवरी में। तो इसमें से जो जनवरी का 4,000 करोड़ है उसमें से जो भी पेमेंट इनकी 4 जनवरी को ड्यू थी वो कंपनी ने पे कर दिया। यानी कि उसका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था या इंटरेस्ट अमाउंट था, दोनों ही कंपनी के द्वारा पे कर दिए गए हैं। और कंपनी ने कहा है कि ये जो रिडीम किए गए हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये 7.77% इंटरेस्ट वाले थे और इसको कंपनी ने जो भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो इसका पे कर दिया है। और ये एक ऐसे टाइम पे पेमेंट की गई है जबकि कंपनी कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टर से लगभग 25,000 करोड़ रुपए तक रेज कर पाए, क्योंकि इनको आने वाले टाइम में अपनी ग्रोथ के लिए 5G इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा चाहिए। उसके अलावा जो भी इनको जैसे कि बाकी का पैसा अपने लेंडर्स को लौटाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये जो टाइमली पेमेंट की गई है, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मोराल बूस्ट होगा कि भाई पहले तो एक टेलीकॉम पैकेज आने की वजह से कंपनी की जो इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट है उसकी नीड खत्म हो गई, और दूसरा कंपनी जो जितने भी ड्यूज हैं वो उसको टाइमली पे कर रही है। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट होंगे और वो शायद इनको जो भी पैसा चाहिए वोडाफोन आइडिया को मार्केट से रेज करना है, उसे रेज करने में हेल्प मिलेगी।
और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें वोडाफोन आइडिया का शेयर करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने लगभग 32% की नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि इनकी एक साल की 28% की पॉजिटिव रिटर्न है, और उसमें से जो मेन रिटर्न इनकी आई है वो पिछले 3 महीनों में आई है लगभग 34% के आसपास। और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर 11% तक भागा है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 7.92 बताते हैं, हायर साइड पे 12.18 और लोअर साइड पे 2.87। और जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 15 रुपए 25 पैसे पे हुई है, यानी कि अपने जो हाईएस्ट टारगेट प्राइस है उससे भी ज्यादा पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। यानी कि इसकी जो प्राइसिंग है बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाईली वैल्यूड लगता है। और अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो ये कि मिड टू लार्ज कैप कंपनी बोली जा सकती है, 44,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इनका जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का लॉस था वो 44,000 करोड़ था। और हर क्वार्टर में पिछले लगभग 3 क्वार्टर से 7,000 करोड़ से ज्यादा का इनको क्वार्टरली लॉस हो रहा है। तो यानी कि फंडामेंटल इसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपको फंडामेंटल के बेसिस पर डिसीजन लेना है तो ये कंपनी बिल्कुल भी आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया में न्यूज बेस्ड इंपैक्ट आता रहेगा, यानी कि जब भी पॉजिटिव न्यूज आएगी इनका शेयर बहुत भागेगा। और जब कोई खराब न्यूज आएगी तो इनका शेयर बहुत ज्यादा तेजी से गिर भी सकता है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, 15 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इसमें अगर 1 1.5 रुपए की भी मूवमेंट आती है तो वो 10% के आसपास हो जाती है। तो अगर आप थोड़े रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो आप इस शेयर को ले सकते हैं, लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मैं इस शेयर से डेफिनेटली दूर रहूंगा, क्योंकि अभी फंडामेंटल सुधरने में इसका टाइम लगेगा, अभी जस्ट ये सरवाइव कर रहा है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप भारतीय एयरटेल में किसी भी करेक्शन पे आप उसको ले सकते हैं या रिलायंस को ले सकते हैं। हालांकि उसमें रिलायंस जियो सिर्फ 10 से 12% रेवेन्यू अर्न करता है ओवरऑल रिलायंस का, लेकिन आप ये दोनों कंपनीज को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में रहना है। मेरे लिए पर्सनली वोडाफोन आइडिया अभी भी नो नो रहेगा, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपको बहुत बड़ी रिटर्न दे सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ा नुकसान भी आपको पहुंचा सकता है। और आज की न्यूज के बेसिस पे मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने टाइमली पेमेंट करी है तो शायद इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करे। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।